तो आज के इस शंका समाधान सत्र के लिए मेरे पास एक प्रश्न है सत्यम वर्मा जी का, जो स्टूडेंट हैं, और वो लिखते हैं कि आई हैव ए डाउट अबाउट द टॉपिक ऑफ प्योर रोलिंग इन रोटेशनल मोशन. In a pure rolling, the net relative motion of lowermost point of rolling object is zero, and therefore the centripetal acceleration relative to that point is zero, because net velocity is zero. Then how that lowermost point changes its position if it has no velocity and no acceleration? But we know that wheel rotates continuously. तो कहना यह है कि एक सरफेस के ऊपर, मान लो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उसके ऊपर कोई ऐसा व्हील या कोई डिस्क है जो कि प्योर रोलिंग करते हुए चल रहा है, रोटेट भी हो रहा है, आगे भी बढ़ रहा है. ये इसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है और ओमेगा इसके रोटेशन की वेलोसिटी है, आर इसका रेडियस है. तो ये जो लोअर मोस्ट पॉइंट है, इस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो होती है. यहाँ की ये जो ए पॉइंट है, ये वाला, इसकी वेलोसिटी जीरो होती है क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रही है. स्लिपिंग नहीं होने का मतलब है कि नीचे सरफेस है, ऊपर डिस्क है और स्लिप नहीं हो रहा है, माने आपस में कोई वेलोसिटी नहीं है. सरफेस मेरा फिक्स्ड है तो फिर वो पॉइंट को भी वहाँ पे वेलोसिटी उसकी जीरो होनी पड़ेगी, अन्यथा वो स्लिप करता. तो यहाँ की वेलोसिटी जीरो है, तो ए पॉइंट के लिए वेलोसिटी जीरो है ए पॉइंट पर. और एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन इन्होंने लिखा है कि चूंकि v जीरो है और एक्सेलरेशन जो है वो v²/r होता है, ऐसा. और किस तरफ? सेंटर की तरफ होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है. तो इसको इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन v²/r होना चाहिए था, लेकिन चूंकि v ही जीरो है तो इस कारण से जो एक्सेलरेशन है ये भी जीरो है. और अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो हो, उसकी वेलोसिटी भी जीरो हो, न वो पहले से चल रहा है, न उसमें कोई एक्सेलरेशन है कि उसमें वेलोसिटी नहीं प्रोड्यूस हो जाए, तो वैसी हालत में उसको स्थिर ही पड़ा रहना चाहिए, चलना नहीं चाहिए. लेकिन वो पॉइंट ए तो चलता ही है, आखिर आगे बढ़ता है, पूरी डिस्क आगे बढ़ती है तो वो भी आगे बढ़ता है. ये इनका डाउट है. तो जो पहली बात करने की है, जब हम यूज करते हैं इस फॉर्मूला को a बराबर v²/r, ये किसके लिए यूज करते हैं? एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बराबर v²/r, ये हम किसके लिए यूज करते हैं? ये हम सर्कल में जाते हुए पार्टिकल के लिए यूज करते हैं, सर्कुलर मोशन के लिए है. ये जो सूत्र है ये सर्कुलर मोशन के लिए. ये कैपिटल जो आर है यहाँ पर आप देख रहे हैं, वो जिस सर्किल में पार्टिकल को चलना है उसका रेडियस है. लेकिन मेरा पार्टिकल, जो लोअर मोस्ट पार्टिकल ए है, वो सर्किल में नहीं चल रहा है. उसका जो पथ है, उसका जो रास्ता है, जिस कर्व पे वो चल रहा है, वो सर्किल नहीं है. क्योंकि आप जानते हो अभी यहाँ पे है, एक चक्कर पूरा कर देंगे इसको तो ये फिर से वापस ये पॉइंट यहीं आ जाएगा. और वो कब होगा? जबकि इसका एक चक्कर पूरा होगा. यानी ये पॉइंट ए यहाँ पे इस जमीन को छोड़ता है और फिर यहाँ पे आके उस जमीन को वापस पकड़ता है. तो सर्कल तो हो ही नहीं सकता ना. इस पॉइंट को, इस ए पॉइंट को ऊपर भी जाना है, साइड में भी जाना है, सब जगह जाना है. तो इसका पाथ जो है वो कुछ इस तरह का होगा, ऐसा हो करके, और कुछ ऐसा होगा, ऐसे होगा, और फिर यहाँ से वापस इसको ऊपर उठना है और फिर ये ऐसे होना है. और हर एक चक्कर के बाद, यानी 2πr डिस्टेंस के बाद, इसको यहाँ पे वापस नीचे आकर के टच करना है. अब ये पाथ सर्कुलर पाथ नहीं है, तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. ये दूसरी तरह का कर्व है. लेकिन ऐसे कर्व में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ा बहुत, अप्रॉक्सीमेटली. और वो कैसे? अगर मान लो कर्व है मेरा, इस कर्व पे चल रहा है, जैसे पैराबोला है, अब इस कर्व पे चल रहा है, जिस पार्टिकल को किसी को प्रोजेक्ट कर दीजिए तो ऐसे ही जाता है, ये पैराबोलिक पाथ में जाता है. और मान लो हम यहाँ की बात करते हैं, इस जगह की बात करते हैं, हालांकि ये सर्किल नहीं है, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा अगर आप सोचोगे इसका और उसको कहोगे कि ये तो सर्किल जैसा दिख रहा है, तो हम इस सर्किल को पूरा कर देते हैं.
इस सर्किल को हम पूरा कर देते हैं, तो आप कुछ सर्किल यहाँ पे बनाओगे जिसका ये हिस्सा हो, तो कुछ ऐसा बनाओगे, ऐसा कुछ बनाओगे। इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है, यहाँ पे इसका जो एक्सेलरेशन है इस पार्टिकल का, वो इस दिशा के अंदर में होगा। यहाँ जो स्पीड v है और ये जो रेडियस है, इसके अनुसार आप v²/r कर लीजिए, आपको सही रेडियस मिल जाएगा, सही एक्सेलरेशन मिल जाएगा आपको। पैराबोला के केस में पैराबोलिक मोशन जो प्रोजेक्टाइल हम करते हैं ग्रेविटी में, ये g है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और अगर आप सही सही गणना करेंगे तो आपको मिलेगा v²/r से भी वो मिलेगा। यही अगर यहाँ पर आप सोचें, इस जगह पे सोचें, यहाँ पे एक छोटा हिस्सा सोचें और इसको कहें कि ये मेरा एक सर्कल है और इस सर्कल को पूरा करो, तो आप देखो कैसा पूरा करोगे। जब ऐसा लेकर के चलोगे ऐसा, तो आपको बहुत बड़ा सा सर्कल बनाना पड़ेगा, तब आप कहोगे कि हाँ ये वाला हिस्सा, छोटा सा हिस्सा जो है पैराबोला का, वैसा ही करीब करीब लग रहा है जैसा कि सर्कल का है। यहाँ जो इसका रेडियस है ये वाला, ये बहुत बड़ा है, इसकी तुलना में ये बहुत बड़ा है। तो जब बहुत धीरे धीरे करके कर्व मोड़ता है, फ्लैटिश होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत बड़ा हो जाता है। ये कैपिटल R जो है, अब v²/r को यूज कीजिए, लेकिन ये R लेना पड़ेगा आपको, ये बड़ा है। और जब शार्प टर्न होता है, जल्दी से मुड़ जाता है जैसे यहाँ है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होता है। अब मेरे इस पार्टिकल के बारे में यहाँ पर सोचिए, कैसे आ रहा है ये इसका कर्व कैसे आया, और ऐसा एकदम वर्टिकल गिरा था तो वर्टिकली उठ गया। यहां देखो कैसा टर्न है, ये स्लो टर्न नहीं है और ये फास्ट टर्न भी नहीं है, ये इन्फिनिटली फास्ट टर्न है, इन्फिनिटली फास्ट टर्न है। वो एकदम आया और एक ही बिंदु के ऊपर 180 डिग्री से उसका टर्न हो गया। यहां जो एंगल टर्न हो रहा है इस कर्व पे, वो थोड़ा धीरे धीरे तो हो रहा है, और यहां तो बस आया, ऐसा आया, इस तरफ वेलोसिटी से आया, यहां आते आते स्लो डाउन हुआ, वेलोसिटी 0 हुई और एकदम से सीधा ही ऊपर उठ गया। तो टर्निंग इन्फिनिटली फास्ट है, इसलिए इसका जो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर कहोगे R, वो भी 0 करना पड़ेगा। तो अगर आप v²/r की बात करो, ये R, अब ये वाला R वेरिएबल हो गया, तो इसके लिए इस मोशन, इस कर्व को साइक्लॉइड कहते हैं। इसके लिए आप देखोगे कि v भी 0 है और R भी 0 है, और इसलिए ये पूरा चीज 0/0 बन गया है। और जब 0/0 बन जाता है तो बहुत मजे की बात है कि उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 2, 5, 8, 10 कुछ भी हो सकता है, जितनी जरूरत हो उतना हो सकता है। तो हमारे इस पार्टिकल में एक्सेलरेशन है, बिल्कुल एक्सेलरेशन है, और कुछ फाइनाइट एक्सेलरेशन है। कितना, ये नापने का भी एक आसान तरीका है, और वो क्या है कि आप अपना फ्रेम बदलो। इस पूरे मोशन को आप उस फ्रेम से देखो जो इसके सेंटर ऑफ मास वाली वेलोसिटी से चल रहा है। हम यूनिफॉर्म मोशन मान के चल रहे हैं, ये जो वेलोसिटी है सेंटर की, ये सभी कांस्टेंट वेलोसिटी से ये ऐसे डिस्क आगे बढ़ रही है और साथ में रोटेट कर रही है। तो आप अपना फ्रेम जो बनाए, वो फ्रेम ऐसा बनाए जो कि खुद ही चल रहा हो उसी वेलोसिटी v से, उसी वेलोसिटी v0 से जो इसके सेंटर की वेलोसिटी है, यानी सेंटर ऑफ मास का ही फ्रेम है वो। अब इस फ्रेम में देखेंगे हम, तो सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहे, क्योंकि जितने वेलोसिटी से हमने लैब फ्रेम की अपेक्षा अपना फ्रेम मूव कराया, सेंटर ऑफ मास भी उतनी ही वेलोसिटी से जा रहा है। तो इस वाले फ्रेम में, नए वाले फ्रेम में सेंटर ऑफ मास फिक्स्ड है, यानी डिस्क का अपना पूरा पोजीशन फिक्स है, लेकिन रोटेशन जारी है। एंगल तो होंगे, आप इस फ्रेम से देखो या उस फ्रेम से, वो एंगल तो रोटेट हो रहा है, एक रोटेशन ही कहलाएगा, आधा रोटेशन ही कहलाएगा। ये डिस्क जब, अब हमारा मोशन इस प्रकार का हो गया, अब सर्कुलर मोशन हो गया, मेरा मोशन अब एग्जैक्ट सर्कुलर मोशन हो गया है, क्योंकि इसका सेंटर फिक्स हो गया है इस फ्रेम में। इस फ्रेम में ये सेंटर फिक्स हो गया और हमारी डिस्क ऐसे रोटेट कर रही है। हर पार्टिकल अब सर्किल पे जा रहा है, ये पार्टिकल सर्किल पे जा रहा है, ये पार्टिकल भी इसी सर्किल पे जा रहा है, ये पार्टिकल भी इसी सर्किल पे जा रहा है, बीच का पार्टिकल छोटे सर्किल पे जा रहे होंगे। और अब यहां तो एक्सेलरेशन निकालना आसान हो गया, क्योंकि हम एक फिक्स्ड एंगुलर स्पीड ओमेगा से एक फिक्स्ड सर्कल में इसको ऐसा चला रहे हैं। ये रेडियस अगर r है, तो जो इसकी लीनियर वेलोसिटी होगी v,
ये वाली ओमेगा इंटू आर होगी हर जगह, यहाँ पर भी, 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 हर जगह इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, जिसको भी आप ए पार्टिकल कह रहे हो, यहाँ कहो कहीं भी कहो, उसकी स्पीड इतनी है, रेडियस इतना है। अब आप निश्चित रूप से कह सकते हो कि जब पार्टिकल मेरा यहाँ पर है तो उसका जो एक्सेलरेशन है सेंटर की तरफ वो है v² आर, यही आर जो डिस्क का आर है, क्योंकि अब पूरा सर्किल है ये, विच इज ओमेगा² इंटू आर। तो इस नए फ्रेम में ये रोलिंग मोशन प्योर रोटेशनल मोशन हो गया है, और आपने पेरीफेरी पर का एक पार्टिकल लिया था, किनारे पर का एक पार्टिकल लिया था, वो तो पूरा पूरा सर्कल में ही चल रहा है, फिक्स रेडियस के सर्कल में, फिक्स वेलोसिटी से, तो आप v² आर का सूत्र इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस फ्रेम में जो एक्सेलरेशन है वही एक्सेलरेशन लैब वाले फ्रेम में भी है, क्योंकि ये जो लैब वाला फ्रेम है जिसमें कि व्हील आगे बढ़ रही है, इस फ्रेम में भी सेम एक्सेलरेशन होना जरूरी है, क्योंकि ये फ्रेम और ये फ्रेम आपस में एक दूसरे की अपेक्षा एक्सेलरेट नहीं कर रहे, चल रहे लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से चला रहे, एक्सेलरेशन नहीं है। इस फ्रेम की अपेक्षा एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन यहां होगा वही एक्सेलरेशन यहां भी होगा। तो हम अपने ओरिजिनल प्रॉब्लम पे वापस आ गए। एक डिस्क थी जो प्योर रोलिंग करती हुई आगे बढ़ रही थी, और लोअर मोस्ट पार्ट जो पार्टिकल है उसका एक्सेलरेशन मुझे चाहिए था, और वो एक्सेलरेशन भी यही इतना v² आर है। हमारे 0/0 का वैल्यू इतना है, 0/0 के सभी वैल्यूज पॉसिबल होते हैं, तो ये भी वैल्यू पॉसिबल है, और इस केस में यही वाला वैल्यू जो है वो एक्सेलरेशन है और इसके बराबर है। तो ये है कथा।